खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंद के दुश्मनों को दहलाने के लिए, देश की सीमाओं को महासुरक्षित करने के लिए भारत सरकार फ्रांस के साथ एक महा डील डन करने वाली है। सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारत ने फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है, जिसे रक्षा मंत्रालय ने पहले ही मंजूरी भी दे दी थी और अब ये डील फाइनल होने वाली है। रक्षा मंत्रालय इस महीने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे को अंतिम रूप देने वाला है, जो फ्रांस के राफेल का एक बता दें कि नौसैनिक वर्जन रहेगा। इस सौदे में बता दें कि नेवल जो हमारे जितनी भी फोर्सेस है उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्रशिक्षण जो है इसमें शामिल है इस पूरे डील में। राफेल एम जेट के डिलीवरी सौदे पर हस्ताक्षर होने के लगभग 4 साल बाद शुरू होने की उम्मीद है। यानी आज से अगर बात करें तो भारतीय नौसेना को 2029 के अंत तक पहला बैच जो है मिलने की संभावना है, जबकि जो पूरा ऑर्डर है वो 2031 तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS से भी इसे महीने डील को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दरअसल हिंदुस्तान जिस राफेल को खरीदने वाला है वो राफेल एम का बता दें कि नेवल वर्जन है, एयरफोर्स वर्जन नहीं, नेवल वर्जन है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी कि विमान वाहक पोत पर तैनात करने के हिसाब से तैयार किया गया है। राफेल एम लड़ाकू विमान को INS विक्रांत और साथ ही INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों विमान वाहक पोत पर फिलहाल MiG-29 लड़ाकू विमान जो है वे तैनात है। भारतीय नौसेना समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए राफेल एम फाइटर जेट्स को भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात करेगी। हिंदुस्तान जो नए 26 राफेल खरीद रहा है उसमें 22 राफेल जो है वो MS और 4 जो है वो ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन शामिल है, जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। और खास तौर पर अगर हम हिंद महासागर की बात करें, उसमें दखल देने वाले दुश्मनों के लिए कहर भी बनने वाला है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षक विशेषज्ञ हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद सर। कर्नल शिवदान सिंह, शुरुआत में आपसे करूंगी सर, इस डील से कितना असर जो है वो पड़ेगा हमारी नेवल फोर्स पर? क्या कुछ इस विमान की विशेषताएं हैं? मैं चाहूंगी आप विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, आजकल जैसा नजर आ रहा है, आजकल जो सी रूट है उस पर भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इसकी वजह से समुद्री जो रक्षा है उसका भी इंपॉर्टेंस उतनी हो गई है जितनी जमीनी रक्षा की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन ने अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और दक्षिणी चीन सागर हिंद महासागर के साथ मिलता है और वो हमारी अपनी एक्टिविटी के द्वारा हमारे व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय हमारे भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को चाइना इफेक्ट करना चाहता है। इसके अलावा चीन ने जितने भी आइलैंड थे और देशों के साउथ चाइना सी में और कई इंडियन ओशन में भी उन पर भी कब्जा करने की कोशिश की है। उसने हमारे अंडमान निकोबार तक पर भी नजर डालने की कोशिश की है। इन स्थितियों में हमें उतना ही जरूरी है समुद्री रक्षा को मजबूत करना जितना हमारी जमीनी रक्षा को मजबूत करना है। इसलिए मुझे खुशी है कि भारत हर प्रकार के जो मॉडर्न वेपन्स हैं नेवी के लिए वो खरीद रहा है। अभी जनवरी में जो 4 जहाज हमारे नेवी ने खरीदे हैं, अब वो हर तरह के लाइक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी है, एंटी सबमरीन भी है और हर तरह से वो आजकल के आधुनिक युद्ध में वो अब दुश्मन को जवाब देने के लिए कैपेबल है। तो इसलिए ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि जो एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं फ्रांस से, उनसे हमारी नेवी और भी ज्यादा मजबूत होगी और हमारी जो समुद्र की सुरक्षा है वो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारा आयात और निर्यात उस पर भी उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भारत एक रक्षा शक्ति के साथ साथ एक आर्थिक शक्ति भी बनता जा रहा है और इसके लिए जरूरी है कि हमारे सी रूट्स सुरक्षित रहें। तो इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही मैं वो बधाई देना चाहता हूं भारतीय सेना को कि उनके पास लेटेस्ट वेपनरी आ रही है और वो उतने ही कैपेबल है जितनी हमारी भारतीय थल सेना या वायु सेना है। ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, सर जय हिंद।
क्या लगता है कि इस डील से कितना असर जो है वह पड़ते हुए नजर आएगा? अगर मैं अपनी नेवल फोर्स की बात करूं तो पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि ना केवल इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और साथ ही नेवल फोर्स पर इक्वली फोकस जो है वो किया जा रहा है। देखिए, जय हिंद। धन्यवाद अपने चैनल पे मेरे को इनवाइट करने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना, एक कोटेशन में एक चीज कोट करूंगा। आज से 150 साल पहले एक एडमिरल एटी महान हुए थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज एंड हुएवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। मतलब हिंद महासागर तमाम विश्व के समुद्रों की चाबी है, और जो उस पर कंट्रोल करेगा वही समंदर का बादशाह होगा, वही दुनिया का मैं आगे अपना। जैसा कि कर्नल शिवदान बता रहे थे, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि क्यों आवश्यकता है इस जहाज की। देखिए, क्या होता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, आपके अपने नेक्स्ट वाटर से निकल करके दूर तक फैल जाती है, तब आपको आवश्यकता होती है कि आपके पास इस प्रकार की नेवी हो, जिसको कि नेवल भाषा में ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, जो कि बाहर जाकर के, दूर जाकर के भारत की शक्ति का प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन कर सके। इसलिए आपको आवश्यकता होती है कैरियर बोन फोर्सेस की, जो कि एक कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आधारित होती हैं, और वो कहीं भी जाकर के अपना पावर प्रोजेक्शन कर सकती हैं। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि अमेरिका के एक कैरियर टास्क बोन फोर्स मेडिटेरेनियन सी में है, एक रेड सी में है, और 2 डिएगो गार्सिया में है। तो ये तमाम जितनी कैरियर बोन फोर्सेस होती हैं, ये पावर प्रोजेक्शन और नेशनल इंटरेस्ट प्रोजेक्शन के लिए होती हैं। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो देश की फॉरेन पॉलिसी की लास्ट आर्म होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि आवश्यकता थी कि आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन पर मॉडर्न इक्विपमेंट को लाया जाए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा थोड़ा समय दीजिएगा, कि क्या हुआ था जब हमने आईएनएस विक्रमादित्य खरीदा था। आईएनएस विक्रमादित्य एक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर पहले एडमिरल गोर्शकोव था, और एडमिरल गोर्शकोव नाम था उसका, हमने उसको आईएनएस विक्रमादित्य बनाया। और वो जब एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, तो मिग 29K, जो कि आज की तारीख में इंडियन नेवी का मुख्य हथियार है, वो उसके साथ आया था। मतलब अर्थात कि हमारे पास इसकी कहीं ना कहीं कोई वो नहीं थी छूट कि हम 5 एयरक्राफ्ट इकट्ठे करके उनमें से चुन सकें। अब जो आया, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एयरक्राफ्ट ठीक नहीं है, बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है, बहुत काबिल एयरक्राफ्ट है मिग 29K, जो कि भारतीय नौसेना की एक्चुअल ताकत है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मिग 29K की जो मेंटेनेंस है, कि उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो कम हो गई, कम नहीं हुई है, उससे बेहतर इक्विपमेंट आज की तारीख में बाजार में आ गया है। इसलिए हमारे को आवश्यकता है कि हम बाकी लोगों के साथ चलने के लिए अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर बोन फोर्सेस हैं, उनको मॉडर्नाइज करें। देखिए किस प्रकार से चाइनीज नेवी पिछले 3 दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई है। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवी चाहिए, और इंडियन नेवी का बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए, जैसा कि क्वाड है, और भी कई हमारे पास हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको जोड़ने के। इस वजह से हमने ये सोचा गया नेवी के द्वारा कि एक नया एयरक्राफ्ट आना चाहिए, जो कि हमें लेना है। अब देखिए, एयरक्राफ्ट जो है वो इतना आसान नहीं होता है। अब कई ऑप्शंस हमारे पास थे, अब हमने क्यों राफेल को ही चुना? देखिए, आपने ये प्रश्न पूछा था टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, मैं ये 2-3 आपको उसके मोटी वजह बताना चाहता हूं। जब राफेल एम है, इट्स ए मैरीटाइम वर्जन, जो कि फ्रेंच एयरफोर्स का मैरीटाइम वर्जन, इसको आज की हालत में सिर्फ फ्रांस की नेवी इस्तेमाल कर रही है। फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चार्ल्स डिगॉल, और उसके ऊपर ये एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, ये एयरक्राफ्ट चलता है। तो जब आप एक इक्विपमेंट प्योरली अपने खुद के यूज के लिए बनाते हैं, तो जो उनकी जो फ्रेंच नेवी थी या चार्ल्स डिगॉल, उन लोगों ने इसको बताया कि हमको किस प्रकार का, किस काबिलियत वाला जहाज चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं कि जब भी इस प्रकार के फाइटर जेट्स बनते हैं, तो उसका लैंड वर्जन या एयरफोर्स वर्जन भी बनता है, और उसमें से कई का नेवल वर्जन भी बनता है। तो नॉर्मल सिस्टम ये होता है कि पहले आपका एयरफोर्स वर्जन बनेगा, और उसको बाद में मॉडिफाई कर दिया जाएगा। फ्रांस में इसका उल्टा हुआ,
क्योंकि आवश्यकता उनकी अपनी नेवी की थी, इसलिए नेवी ने कॉलिंग द शॉट्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि हमको इस प्रकार का ये जहाज चाहिए, तो पहले रफाल में पहले मैरीटाइम वर्जन बन करके आया और उसके बाद इसको इंप्रूव करके, और मेरे सोच से ये एक बेहतर तरीका है किसी भी फाइटिंग मशीन को तैयार करने का, क्योंकि नेवल जो 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 वर्जन है उसमें बहुत सारी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली बात, बहुत छोटे रनवे से आपका जहाज टेक ऑफ करता है। छोटा रनवे मतलब Right. जितना बड़ा आपका कैरियर है उस पर जो रनवे है उतना ही होगा। दूसरी बात, वो जब टेक ऑफ कर रहा है तो समुद्र जो है वो शांत नहीं है, तो उसका जो रनवे है वो स्टैटिक नहीं होता है, उसका रनवे पिचिंग एंड रोलिंग पूरा समुद्र कर रहा है, तो उससे उसको टेक ऑफ करना है, तो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक जरूरतें होती हैं जिनको कि उसमें इनबिल्ट करना पड़ता है। तीसरी बात जो होती है जब वो लैंड करता है, अब आप देखिए जब दूसरा एयरक्राफ्ट लैंड करता है वो 2 किलोमीटर की रनवे पर लैंड करता है, फिर वहां से घूम के टैक्सिंग करके आता है। इस एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए सिर्फ उतना ही रनवे है, वो लैंड करता है, फिर इसको रोकने के लिए पीछे पैराशूट्स लगाए जाते हैं, कोई और बहुत सारे जो उसको रोक तरीके हैं जो कि उतने छोटे से उसमें इसको लैंड करा जा सके। तो वो बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जो नेवल एयरक्राफ्ट्स की, और मुझे लगता है कि ये इस रफाल एम में इन रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से देखा गया। तीसरी बात जो ये वो ये है कि ट्रांजिशन हम लोग पीरियड है मिग already 29 का, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी था बदलाव, तो 2025 और 2025 के बाद 2029 और फिर 2031 तक कहा जा रहा है कि इसकी डिलीवरी जो है वो पूरी हो पाएगी, और इस दौरान बीच में जो हम देखेंगे कि इंडियन नेवल फोर्स जो है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इज इट टू मच, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? नहीं, देखिए ट्रांजैक्शन तो उतना ही मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ट्रांजैक्शन ठीक है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इतने इतने हाई टेक फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, बहुत केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनको ये रेडीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके बाद इसको बनाएंगे, और इतना लीड टाइम होता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं जो बात कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई, वो ये है, देखिए क्या होता है कि हमारे पास वी आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग 2 स्क्वाड्रन्स, हम जो राफेल फाइटर जेट्स की हैं, तो अगर उसी प्रकार का उसी कंपनी का एक और हम फाइटर जेट लेंगे तो उससे हमारी कहीं ना कहीं जो खर्चा है उसमें कमी आने की संभावना होती है। उसकी मेंटेनेंस, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेंटेनेंस के लिए या ट्रेनिंग के लिए इसके लिए बनाया गया है उसमें खर्चा कम होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये राफेल एम को सिलेक्ट करने में शायद इस चीज का भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव रहा होगा। जहां तक सवाल लीड टाइम का है, 4 वर्ष का लीड टाइम मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। इंडियन नेवी की जो मिग 29K का फ्लीट है वो ऑब्सोलीट नहीं हुआ है, वो अभी भी पूरी तरह से केपेबल है, लेकिन उसका जो टेक्नोलॉजिकल जो उसके एवियोनिक्स हैं और जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं वो लोअर जनरेशन की हैं, पुरानी हैं, तो वो उसको रिप्लेस किया जा रहा है। एक बात और मैं बताऊंगा, शायद आपके दर्शकों को इस बात पे इंटरेस्ट हो, भारत की जो नेवी है वो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ देख रही है, तो अगर आपके पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा तो आपको एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ेगी, मैरीटाइम वर्जन फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगभग 30 एयरक्राफ्ट होते हैं, और उनमें से 22-23 जो होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट लगभग 40-45 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स की है। अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर आप देख रहे हैं और अगर आप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर देख रहे हैं तो लगभग 60-70 की आपको रिक्वायरमेंट है। और शायद इसीलिए जब नेवी ने डिमांड अपनी पहली बार उठाई थी तो 57 फाइटर जेट्स को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उसकी डिमांड को, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगने की संभावना होती है, तो इसी वजह से वो ऑप्टिमम नंबर्स पे हम आ गए हैं 26 पे, और ये 26 जो हैं वो 2 स्मॉल स्क्वाड्रन्स को हम लोग स्मॉल स्क्वाड्रन्स लिए होंगी, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्रन नहीं होंगी, 2 स्क्वाड्रन्स हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि एक सर एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लूंगी, फिर उसके बाद कर्नल शिवदान जी सिंह के पास में आऊंगी सर के पास। सर अभी वैक्यूम कितना है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने की जरूरत है, तो कितना अभी वैक्यूम है जी? देखिए बेसिकली हमारा जो नेवल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना है, और चाइना ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को लेकर के अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन में और भी बढ़ा लिया है।
इसलिए हमें जरूरी है कि हमारे जो इंडियन ओशन को डिफेंड कर रहे हैं, हमारे जो सी पोर्ट्स, उनको और भी इक्विप किया जाए और भी मॉडर्न किया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अंडमान निकोबार पर चाइना की नजर है, इसलिए हमें अंडमान निकोबार के जो हमारा जो सी पोर्ट है उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है, और उसी के साथ साथ जिन सी पोर्ट से हम गवादर को चेक कर सकते हैं, उन सी पोर्ट्स को भी उतना ही मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे इन दोनों एनिमीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को इक्विप करना है। जैसा कि जनरल साहब ने कहा है, हमने ऑलरेडी मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्रांस से अक्वायर करने की डिमांड रख दी है, और हमारे जो MiG-29 है वो कैपेबल हैं इस वक्त चाइना के जितने भी सी एयरक्राफ्ट पर जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं उनको सब जवाब देने के लिए। सो इस मामले में केवल मैं यही कहूंगा कि जो चाइना के जो चैलेंजेस हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब से CPEC का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से साइन हुआ है, चाइना ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया है, और वो एक जमाना चाइना का जो सीधा गवादर पोर्ट को जोड़ता है, उसके द्वारा वो गवादर पोर्ट को इस तरह इस्तेमाल करेगा जिससे कि उसका मोस्ट सारा। ठीक है कर्नल शिवदान जी, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर आपके साथ कनेक्ट करें। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, सर जब मैंने डिबेट की शुरुआत की, चर्चा की शुरुआत की, तो शुरुआत हमने की कि देखिए जो फोकस है वो अब बैलेंस्ड अप्रोच जो है मौजूदा सरकार की है कि आप नेवल, एयर और साथ ही इंडियन आर्मी के ऊपर इक्वली जो है फोकस कर रहे हैं। लेकिन विद इन, अगर मैं सर नेवल फोर्स की बात करूं और जहां पर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम फाइटर जेट्स पे फोकस कर रहे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, व्हाट अबाउट सबमरीन्स? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि आपका जो आप बैलेंस कह रही हैं, मैं उसको बैलेंस नहीं कहूंगा, उसको उसके लिए मेरे हिसाब से सही शब्द ये है कि आप एक उनकी सिनर्जी, जितनी भी तीनों जो फोर्सेस हैं इनके लिए कंबाइंड सिनर्जी होना आवश्यक है, और इसलिए हमें इन चीजों का हर एक तीनों फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो कैरियर बोर्न फोर्सेस होती हैं, कैरियर बोर्न फोर्सेस में बहुत सारे जहाज होते हैं, 10 से 12 जहाज एक कैरियर बोर्न फोर्स में होते हैं, और उसमें सबमरीन्स भी शामिल हैं। अगर आपने अपना एयर फाइटर जेट्स को तो बहुत मॉडर्नाइज कर दिया और आपके पास सबमरीन्स नहीं है, या माइन स्वीपर्स नहीं है, या डिस्ट्रॉयर्स उस काबिलियत के या उससे मैचिंग कैपेबिलिटी के नहीं है, तो आपका वो कैरियर बोर्न फोर्स की इफेक्टिवनेस उतनी कम हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, ये आपका बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हम सबमरीन्स के लिए क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे हमने सबमरीन पिछले 10 वर्षों में कई सारी सबमरीन को कमीशन किया है, और अभी भी 3 सबमरीन्स के लिए हम फ्रांस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम ओवरऑल जो कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जो देखिए क्या होता है कि नेवी इज रिक्वायर्ड आपकी पावर प्रोजेक्शन के लिए, इमेज प्रोजेक्शन के लिए नेवी की आवश्यकता है। उसके बाद आपके ट्रेड इंटरेस्ट्स को, जो आपकी इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक्स है इंडियन ओशन रीजन की, उसको सेफगार्ड करने के लिए उसकी आवश्यकता है। और तीसरा पॉइंट जो कि कर्नल साहब ने बता दिया कि काउंटर बैलेंस चाइनीज नेवी के लिए होने की आवश्यकता है। तो ये मेरा मानना है कि इसमें हमको ओवरऑल ऑलराउंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द 3 फोर्सेस, और जब सिर्फ नेवी के लिए आता है तो नेवी का पूरा चौतरफा मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है, जिसमें कि डिस्ट्रॉयर्स होने चाहिए, वो हमारे पास हैं। पिछले 10-12 वर्षों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं वो लगातार कमीशन होते चले गए हैं, और हमारे पास बहुत, हमारी जो नेवल फ्लीट है सर, मैं चाहूंगी क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं और व्यूअर के लिए सर आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं और हमारी तीनों फोर्सेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों होनी चाहिए। मैन फोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आज के समय में क्यों होनी चाहिए, मैं चाहूंगी सर आप एक बार ये एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को, ये बहुत जरूरी है बताना। अभी हम उसी विषय में बातचीत कर रहे थे। देखिए कैपिटल जो आपका लेआउट है वो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जब तक आप मॉडर्नाइजेशन, दुनिया में क्या हो रहा है, देखिए जो मैन पावर है उसकी कोई
उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर सकता। लेकिन आप कहीं भी नजर उठा के देख लें, जहां भी आज की परिस्थिति में युद्ध चल रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूक्रेन हो, या जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है ताइवान में या कोरिया में, वो हर जगह आप देखेंगे कि जो वॉरफेयर आज की तारीख में हो गया है, वो वॉरफेयर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो गया है। और जब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर है, और ये एयर पावर, नेवल पावर, ग्राउंड पावर का की सिनर्जी बेस्ड मैन वॉरफेयर है, तो आपको आवश्यकता है बिल्कुल निश्चित रूप से कि आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस करें। आप मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन उस मैन पावर को अपना काम सुचारू रूप से कर पाने देने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकली और एवियोनिक्स के क्षेत्र में और हर प्रकार से अपने आप को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। और वो मॉडर्नाइजेशन तभी होगा जब आप जो दुनिया के जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं उनको अक्वायर करें। नॉट ओनली अक्वायर, TOT इज इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ट्रेनिंग हमारे खुद के पास, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज हमारे पास आनी चाहिए। इसीलिए हमने 4 ट्रेनर ट्विन सीटर्स लिए हैं। और जो इवेंचुअल हमारा एम होगा, वो एम ये होगा कि हम किसी ना किसी प्रकार से एयरफोर्स और नेवल प्रोक्योरमेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ें, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। कोई किसी के ऊपर निर्भर होता है, आप आज देख रहे हैं यूक्रेन की हालत क्या है, अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था और आज अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो वो कहीं का नहीं रहा। तो वो मेरा मानना है कि हमको ऐसी डील्स करने की भी आवश्यकता है जो कि टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, एवियोनिक्स में बहुत सक्षम हो, दोनों तीनों फोर्सेस के जो 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 मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कहीं ना कहीं एक सिंगल यूनिफाई कर सकें, और फाइनली वो इस प्रकार का हो कि वो आपके जो 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 एक्चुअल फोर्स ऑन ग्राउंड है उसको पूरी तरह से आगे बढ़ने में मदद कर्नल कर शिवदान जी, इस पर ऐड ऑन करके मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि सर ने बोला कि सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम टेक्निकली हम देख रहे हैं एडवांसमेंट तो कर रहे हैं, और हाल फिलहाल में जो युद्ध सर ने जिक्र करा है यूक्रेन का, कि आप किसी भी डिपेंडेंट आज के समय में नहीं रह सकते किसी देश पर, चाहे आप कितना भी आपका सगा हो। लेकिन सर यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंस की जब हम बात करें, इस तरह की डील्स में दोनों कंट्रीज की, दोनों देशों की जो R&D है उनका एक साथ होना कितना जरूरी है? कर्नल शिवदान। देखिए, हमने जितने भी आज तक मॉडर्न वेपन्स के डील किए हैं उनमें हमेशा अपने सेल्फ प्रोडक्शन पर जोर दिया है हमने, कि हम अपने कंट्री में उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको यदि हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो उसका R&D भी हम शेयर करते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा ही उसको हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो R&D उतना ही जरूरी है जितना कि एक इक्विपमेंट को हम परचेज कर रहे हैं, उसकी वेपनरी को, लेटेस्ट वेपनरी खरीद रहे हैं, मगर वो लेटेस्ट वेपनरी कुछ टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाती है। इसलिए आजकल R&D को शेयर करना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा मैं बता देता हूँ, R&D का सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, क्योंकि जितने भी एंटी एनिमी के जो हम जो इक्विपमेंट जो लेते हैं उनमें सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड होता है। किस तरह से हम उसकी जो हमारी जो हमारे को ट्रेस कर रहा है उसको डिफीट किया जा सके, उसके जो अदर जो वेपनरी है, अपने जो सर्वेलेंस सिस्टम है, उनको कैसे धोखा दिया जा सके। इसलिए ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को मॉडर्नाइजेशन करने की जिम्मेदारी R&D की होती है। इसलिए R&D उतना ही जरूरी है जितना लेटेस्ट वेपन खरीदना या और चीज खरीदना। इसलिए मैं कहूंगा कि R&D शेयर करना भी हमें उतना ही जोर देना चाहिए जितना कि हम नॉर्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या वेपन खरीदने में करते हैं। ठीक है सर, फाइनल कमेंट जनरल अनुज माथुर जी मैं आपसे चाहूंगी। मेरे एक दोस्त हैं और वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, उनके साथ डिफेंस को लेकर जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उनका कहना था कि बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जितना उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए इंजीनियर्स को, शायद उतना हो नहीं रहा। इस पर भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जो R&D का सर मैं और आप जिक्र कर रहे हैं उस पर और ज़्यादा फोकस जो है वो हो सके, ताकि हम मेड इन इंडिया पर और ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं बताऊं आपको कि किस प्रकार से पिछले 2-3 बजट्स में जो R&D का जो शेयर है वो काफी बढ़ा है। उसके बाद हमने
उस जो R&D का शेयर है, उस R&D के शेयर में से एक लार्ज परसेंटेज जो है वो लोकल अपने इंडियन स्टार्टअप्स और इंडियन लोगों के लिए उसमें R&D में इन्वॉल्वमेंट के लिए उसको उसको शामिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि R&D एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप लीजिए और अपने खुद के लोगों को सक्षम बनाइए ताकि वो उस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए, देखिए सबसे बड़ी बात होती है उन जो जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले लोग इंजीनियर्स हैं, उन इंजीनियर्स को आप एक चीज प्रदान करें, उनको एक स्टेटस देंगे, तभी कहीं जाकर के वहां पर आपको एडिशनली लोग बाग आते हुए नजर आएंगे। R&D में भारत बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। स्पेस रिसर्च देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार की रिसर्च देख लीजिए, आर्मामेंट देख लीजिए, टैंक्स देख लीजिए, गन्स देख लीजिए, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट देख लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा तवज्जो R&D पर दी जा रही है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वो तब होगा जब आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ला करके और राइट्स टू मैन्युफैक्चर इंजन भारत में बनाने की के लिए आप उनसे राइट ले लेंगे, तो आप बहुत तेजी से बिल्कुल इसकी बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत प्रगति हो बहुत सकती है। शुक्रिया आप दोनों का सर